देखिए साहब, इसमें क्या कहा है, जो क्या क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है, यानी पावर नहीं है, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन से काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का, पहले इसका राइट आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। तो अध्यक्ष लोकसभा है, ये नहीं होगा। अध्यक्ष पहली बार लोकसभा में वोट डालेगा, ये वाला ऑप्शन ये सही नहीं है साहब। इस क्वेश्चन का जवाब ये जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर ये होगा, उसका राइट आंसर ये होगा। अब चलते हैं लोकसभा में बात करते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी संसद हो गई, ये हो गई आपकी संसद। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है और हम समझ क्या रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, संसद का 2 सदन होता है, राष्ट्रपति को छोड़ के बात कर रहे हैं हम। संसद का 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ऐसा आप राष्ट्रपति को भी जोड़ सकते हैं। तो संसद का 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। लोकसभा अस्थायी नहीं होता है बल्कि राज्यसभा अस्थायी होता है। अब इसी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है साहब, इसी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, इसी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य चुनता है, जो सड़क पर गई है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य चुनता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आता है। अब लोकसभा की चुनाव होती है तो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसी सदस्य में से एक सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, और वो भी मतदान द्वारा, सभी लोग उसको चुनते हैं। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है तो उसका कौन कौन काम है, कौन कौन काम उसका नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ना कि लोकसभा, हाँ, अध्यक्ष यानी अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बात सही है, अध्यक्षता करेगा। अब कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बना है तो क्या करेगा, लोकसभा का अध्यक्षता न करेगा। तो ये वाला जवाब सही है साहब, अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, तो ये जवाब आपका सही है। फिर बी, जो बी कह रहा है ना कि अध्यक्ष वोट डालेगा, गलत बात है। अध्यक्ष को पहली बार वोट डालना होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष का शक्ति कौन नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही नहीं सही होगा। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का स्थगित कर सकता है, यानी अगर लोकसभा का बैठक हो रही है तो लोकसभा के अध्यक्ष को इतना पावर है कि लोकसभा की बैठकों को वो स्थगित कर सकता है, यानी उसको रोक दे सकता है, बंद कर सकता है। अगला कह रहा है अध्यक्ष के पास लोकसभा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। हाँ साहब, अध्यक्ष को ये पावर है कि वो लोकसभा में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखे। अब अगर कोई व्यक्ति इस व्यवस्था और अनुशासन का दुरुपयोग करता है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के 60 दिनों तक लोकसभा में उपस्थित ना हो तो लोकसभा अध्यक्ष का ये भी पावर है, यानी व्यक्ति मतलब सांसद। अब देखिए कोई सांसद है साहब, और सांसद लगातार 60 दिनों तक, सांसद जो है ना वो लगातार, अब सांसद जो है वो लगातार, हाँ, अब ये सांसद है और सांसद लगातार 60 दिनों तक, लगातार 60 दिनों तक अगर सांसद में अनुपस्थित रहता है वही बिना अनुमति का क्या हुआ, क्वालिटी बढ़ाए आप, क्या कुछ हो रहा है?
वहां पे सही है। अब हाँ, हल्का धीरे धीरे सुधार रहा है। अब सही आ रहा। अब धीरे धीरे सुधार हुआ वीडियो में। फिर बिगड़ना, हाँ सही हो गया। हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा लिखा हुआ छोटा। हाँ ओ, ये ध्यान देगा। अब सही हो जाएगा, देखिए ना। तो कह रहा अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के लोकसभा से गायब है तो अध्यक्ष का यह भी अधिकार है कि उसकी सदस्यता समाप्त भी कर सकता है, बिना अनुमति के गायब रहेगा तब। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इसका अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये नहीं कि राज्यसभा का सभापति करेगा। साहब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह भी लोकसभा का अध्यक्ष ही बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील है, तो वो होगा डल झील। वो कौन होगा, डल झील। अब डल झील श्रीनगर में है, डल झील श्रीनगर में है, इसे डल झील श्रीनगर में है, इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है साहब, श्रीनगर की गहना या श्रीनगर की मुकुट कहा जाता है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील नहीं है, तो वो है डल झील। और डल झील को श्रीनगर की गहना या श्रीनगर की मुकुट कही जाती है। बुलर झील भी है ना, ये बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। ये भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है। ऐसे पूरी दुनिया में सबसे बड़े मीठे पानी का झील खोजिएगा ना, ये हो जाएगा आपका सुपीरियर झील। पूरी दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील होगा सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील यूएसए मतलब अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा पे, अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ए भाई, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ये सिंधु सभ्यता का नगर है साहब, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहां है, कौन है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है पाकिस्तान में, समझना, पाकिस्तान के मोटगोब, हाँ पाकिस्तान में हुआ है मोहनजोदड़ो का खोज। और हड़प्पा जो है ना, वो सिंधु सभ्यता खोजा गया पहला नगर है, इसका भी खोज पाकिस्तान में हुआ है। इसका खोज कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। और कालीबंगन का खोज हुआ है साहब गुजरात में, राजस्थान। कालीबंगन का खोज जो हुआ है ना, वो राजस्थान में हुआ है। और लोथल का खोज हुआ है गुजरात में, लोथल का खोज कहाँ हुआ है, गुजरात में। तो ध्यान देगा, क्वेश्चन कर रहा है ना कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहां से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है। सिंधु सभ्यता खोजा गया सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता खोजा गया सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, इसका खोज पाकिस्तान में हुआ था। और सिंधु सभ्यता खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है, इसका भी खोज पाकिस्तान में हुआ है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, समझना, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, इसका खोज हुआ है राजस्थान में। और लोथल जो है ना, एक पतन नगर है साहब, पतन नगर लोथल है, समझना, आजादी पतन नगर है, इसका खोज हुआ है गुजरात में। आजादी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक नगरों की खोज हुई है गुजरात में, समझना। आजादी के पहले भले पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन आजादी के बाद सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक नगरों की खोज कहां हुई है, तो गुजरात में हुई है। चलिए अब आगे कह रहे हैं ना, चौथा नंबर क्वेश्चन, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। पक्षियों में तेल, समझना, तेल और प्रीन ग्रंथि मतलब पक्षियों में एगो प्रीन ग्रंथि होती है, समझना, पक्षी समझते ना, तो पक्षियों में प्रीन ग्रंथि होती है और प्रीन ग्रंथि से तेल निकलते रहता है। तो कह रहा किस भाग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पूंछ के आधार भाग में, पूंछ के आधार भाग में।
जितना भी चिड़िया होता है ना, जितना भी पक्षी होता है ना, उसका जो पूंछ जो होता है ना, पूंछ वाला हिस्सा, पंख, ये आगे वाले पूंछ वाला हिस्सा होता है। तो पक्षी का जो पूंछ वाला हिस्सा होता है ना, उसमें तेल ग्रंथि पाया जाता है और उससे तेल निकलता है। और पंछियों के पूंछ वाले आधार भाग से जो तेल निकलता है वो पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है, जिससे पक्षी का स्किन में नमी बना रहता है। और जो पक्षी पानी में तैरता है, पानी में रहता है, उसके लिए तो ये जीवन दान का काम करता है, जीवन दान का काम करता है। ताकि कभी आपसे पूछ दे कि पक्षियों में तेल अथवा पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तब पूछ के आधार भाग में होती है, पीछे वाला हिस्सा में होती है, और उसी से फिर निकाल के पूरा पंख में फैलता है, जिससे चिकनापन उसके चिकनापन बना रहता है। आगे कह सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? आपका क्वेश्चन बताइए। गलत, 1960 में, फिर मिस्टेक कर गया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुआ था साहब 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में BRO भी कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? BRO। तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। जो वीडियो देख रहा है, कोई दिक्कत ना हो रही है? अब साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है ना? चलिए, सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका शॉर्ट नेम है BRO, समझना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, सीमा सड़क का जो स्थापना किया था वो किया था नेहरू जी किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बॉर्डर पर, यानी पाकिस्तान की सीमा, भूटान की सीमा, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, बॉर्डर पर जितने भी सीमा है ना, सभी सीमा तक सड़क बनाना। यानी कहने का मतलब देश के अंदर सड़क बनाता है PWD, ध्यान देगा, देश में PWD, देश में सड़क बनाता है PWD, और पड़ोसी सीमाओं के पास सड़क बनाता है BRO। क्या बनाता है? BRO का मतलब सीमा सड़क संगठन, PWD लोक निर्माण विभाग। तो देश में सड़क बनवाएगा लोक निर्माण विभाग PWD, और सीमा पर सड़क बनवाएगा BRO, सीमा सड़क संगठन। अब देखिए, सीमा सड़क संगठन जो है ना, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन में रह के काम करता है। किसके अधीन में रहता है? रक्षा मंत्रालय। तो फिर से देखिएगा, सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ? 1960 में। शॉर्ट नेम क्या है? BRO। इसका काम क्या है? सीमा पर सड़क बनाना, बॉर्डर पर सड़क बनाना, बल्कि देश के अंदर सड़क कौन बनाता है? PWD। और ये जो BRO है किसके अधीन है? रक्षा मंडल नहीं है, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। लाइए थोड़ा उन लोगों को भी देख लेते हैं। चलिए, ये जवाब तो दे रहे हैं लोग जी। चलिए ठीक है, आगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो कह रहा है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में है? गुजरात में है। तो देखिए, हो गया आपकी कांडला बंदरगाह साहब, देखिएगा, ये हो गई आपकी कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है ना, अगर पूछा जाए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, ये पड़ता है गुजरात में। ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ये एक प्रकार का क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। और ये कच्छ के खाड़ी में है। ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, ये कच्छ की खाड़ी में है। और ये, हाँ, इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह है गुजरात में। इसको ज्वारीय बंदरगाह, ये ज्वारीय बंदरगाह है, ये कच्छ के खाड़ी में पड़ता है। इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह है। ये मुंबई बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। जब से सुएज नहर खुली है तब से मुंबई से लंदन की दूरी कम गई है। इसे भारत का पश्चिमी द्वार कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का पश्चिमी द्वार कहा जाता है। ये सालसेट द्वीप पर है। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई बंदरगाह की भार कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया महाराष्ट्र में, जिसका नाम है नहावा सुबा बंदरगाह। ये नहावा सुबा बंदरगाह का भी नया नाम है
पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह की भार कम करने के लिए नया में कौन बंदरगाह बनाया गया है? नाहवा सुबा बंदरगाह। ये भी महाराष्ट्र में है। नाहवा सुबा बंदरगाह का नया नाम क्या है? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब देखिएगा, केरल की बात करते हैं ना, केरल में है कोची बंदरगाह। इसको कोची बंदरगाह कहिए चाहे कोचिन बंदरगाह कहिए, दोनों सेम है। केरल में है कोची बंदरगाह साहब, कोची बंदरगाह। अभी कोची बंदरगाह के बारे में पूछा जाए कि कोची बंदरगाह ये पानी वाले जहाज का सबसे बड़ा यार्ड है, समझना। इसको भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यार्ड है साहब, पोर्ट यार्ड याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यार्ड जो है वो कोचिन है। कौन है? कोचिन है। कोचिन बंदरगाह जो है ना, वो आपका ये एगो द्वीप है, बेलीगंटन द्वीप है केरल में, लेकिन केरल में कहाँ है? बेलीगंटन द्वीप पर है। बेलीगंटन, हाँ, केरल में बेलीगंटन द्वीप पर है। तो केरल में कोचिन बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यार्ड है। ये केरल के बेलीगंटन द्वीप है। कभी पूछा जाए कि केरल के कौन द्वीप पर पड़ता है? हाँ, तट भी है ना केरल के, कोरोमंडल तट। कौन तट है? कोरोमंडल की मालाबार है, मालवही तो लग रहा है, कोरोमंडल नहीं, मालाबार। मालाबार तट पे है। कौन तट पे है? हाँ, मालाबार तट पे है साहब। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मालाबार तट पे है, मालाबार तट पे है। गोवा में जानते हैं मामगोवा बंदरगाह है। हाँ, गोवा में आपका मामगोवा बंदरगाह है, मामगोवा बंदरगाह है। गोवा में जो बंदरगाह है वो है मामगोवा बंदरगाह। ये मामगोवा बंदरगाह है ना, वो जुआरी नदी के सेंचुरी पे है। जुआरी नदी के, हाँ, ये सेंचुरी पे है। तो आपसे पूछेगा कि मामगोवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो गोवा में है, लेकिन कौन नदी के सेंचुरी पे है? जुआरी नदी के सेंचुरी पे है। आगे चलिए, अब आगे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान वितरण को प्रभावित नहीं करता है? मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसको पृथ्वी के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है? समझना, पृथ्वी के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। भूकंप को टेम्परेचर से क्या लेना देना है? ये तो आता है, धरती हिलाकर चल जाता है, इसको कोई टेम्परेचर से लेना देना है? अब जैसे दिन की अवधि साहब, अब दिन आएगा तो टेम्परेचर रहबे करेगा। अक्षांशीय स्थिति, तो देखिएगा अक्षांश क्या होता है? अक्षांश से पृथ्वी का तापमान मापा नहीं जाता है। ये जो अक्षांश है ना, तो अक्षांश से पृथ्वी का क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है साहब। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है विषुवत रेखा अक्षांश पर। किस अक्षांश पे पड़ता है? विषुवत रेखा। सबसे गर्म अक्षांश कौन है? विषुवत रेखा। तो अक्षांशीय स्थिति जो है ना, अक्षांश से पृथ्वी का तापमान ज्ञात किया जाता है, और सबसे ज्यादा अगर किसी अक्षांश पे गर्मी पड़ती है तो वो अक्षांश है विषुवत रेखा। उसके बाद समुद्र तल की ऊंचाई से, ये भी इसका भी तापमान से कनेक्शन है। इसका भी तापमान से कनेक्शन है, इसका भी है, लेकिन इसका नहीं है। राइट आंसर कौन होगा? भूकंप, क्योंकि इसमें नहीं खोज रहा है ना। चलिए अब आगे कर, नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी पूछ रही है। तो नेपाल की जो राजधानी जो है ना, वो काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। ऐसे पेरिस जो है ना, पेरिस सीन नदी के तट पे ना है, पेरिस सीन नदी के तट पे है, और ये फ्रांस की राजधानी है। कहाँ राजधानी है? फ्रांस की। और पेरिस को फैशन की नगरी कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं हम? हाँ, फैशन की नगरी कहते हैं, फैशन की नगरी। तो देखिएगा, पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे है, ये फ्रांस की राजधानी है, इसको फैशन की नगरी कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गया। वाशिंगटन डीसी जो है ना, वो यूएसए की राजधानी है, ये यूएसए की राजधानी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया। अमेरिका का जो पहले राष्ट्रपति जो थे ना, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, उसी का नाम पे इसका नाम रखा गया है। थिम्पू। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की है। भूटान की राजधानी कहाँ पड़ता है? थिम्पू पड़ता है। अब आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने गोरखा बटालियन है? तो देखिए, भारत की जो फौज है, यानी भारत की जो फौज है, तो भारत की सेना में आपका थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है। तो भारत की सेना में गोरखा को भी शामिल किया जाता है ना, आपको पता है ना, भारत की सेना में गोरखा को भी शामिल किया जाता है, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। तो गोरखा की जो आबादी है, बटालियन जो है, वो 44 है। अगर कभी पूछ दिया जाए कि भारतीय सेना में गोरखा का कितने बटालियन है, तो गोरखा का 44 बटालियन है। कितना बटालियन है? 44 बटालियन है।
अब भारतीय सेना जो है ना, ये भारतीय सेना जो है, जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना में 60% जो गोरखा है ना नेपाल के है। 60% जो गोरखा है वो कौन देश के है? नेपाल के है। देखिए कह रहा वर्तमान में भारत में कितना गोरखा बटालियन है, तो भारत में 44 गोरखा बटालियन है। अगर भारत में 100% गोरखा सेना है ना, तो 100% गोरखा सेना में 60% गोरखा सेना नेपाल वाला है, अब बाकी सब उत्तराखंड वाला है। अब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला। बाकी देखिएगा कह रहा गोरखा किस देश का मूल निवासी है, तो गोरखा जो है ना वो नेपाल का मूल निवासी है, नेपाल का मूल निवासी है। यहाँ तक कि नेपाल में गोरखा साम्राज्य भी था साहब, नेपाल में गोरखा साम्राज्य भी था। गोरखा साम्राज्य का स्थापना किया था पृथ्वी नारायण शाह। यहाँ तक कि गोरखा युद्ध भी हुआ था, जिसको आग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं, जिसको हम आग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। आग्ल नेपाल युद्ध को ही गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। आग्ल नेपाल युद्ध को क्या कहा जाता है? हाँ, आग्ल नेपाल युद्ध को गोरखा युद्ध कहा जाता है। यह गोरखा युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था। हाँ, 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था ये गोरखा युद्ध। इसी को लेकर बिहार के चंपारण की सुगौली में एक संधि हुआ था 1816 ईस्वी में, जिसको हम कहते हैं सुगौली की संधि। क्या कहते हैं? सुगौली की संधि। तो गोरखा एक जाति है, ये गोरखा जाति नेपाल में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से नेपाल की जाति है, और गोरखा साम्राज्य का स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। और ये गोरखा जो है वो अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, जिसको आग्ल नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक चला था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी, गोरखा की हार हुई थी। ऐसी परिस्थिति में 1816 ईस्वी में एक सुगौली की संधि होता है गोरखा और अंग्रेज के बीच। तो वही गोरखा की हम बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि गोरखा किस देश के मूल निवासी है, तो वो नेपाल के मूल निवासी है। बाकी विशेष कल